हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षित कुमार। आज फिर हम क्लास 10 का एक और लेक्चर लेकर प्रेजेंट है। इससे पहले हम क्लास 10 के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एसिड बेसिस सोल्ट का इंट्रोडक्शन और उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आर्रेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट की बात करी थी। उम्मीद करता हूँ वो तीनों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। और मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में 2 टास्क दिए थे। एक तो मैंने आपको कहा था कि आपको एक प्रोजेक्ट का शॉर्ट वीडियो बनाकर मुझे भेजना है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे वो वीडियो भेज दिया है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अब तक भेजा नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ प्रोजेक्ट का वीडियो बनाएं और मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप करें। साथ ही इस ऑनलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आपको बेनिफिट हो रहा हो तो भी, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी का जो भी इश्यूज हो, आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएं और वो भी मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। तो अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करनी है कि जनरली एसिड बेस क्या बिहेव करते हैं। तो सबसे पहली बात जो अपन ने बात करी थी वो कौन सी थी? मैंने आपको बताया था उनका टेस्ट करने का तरीका कि आप कैसे पता लगाएंगे एसिड क्या है बेस क्या है। तो उसके लिए मैंने कहा था लिटमस पेपर। तो एसिड टर्न्स, एसिड क्या करते हैं? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये 2 पॉइंट आपको समझना। अब बहुत से दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर अगर हमको पता है एसिड है तो हम ब्लू लेंगे, अगर हमको पता है बेस है तो हम रेड लेंगे। जब हमें पता पड़ गई तो हम ये करेंगे क्यों? ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम ब्लू ले रहे हैं तो हमको पहले ही पता पड़ गई कि एसिड है, अगर हम रेड लिटमस ले रहे हैं तो हमको पहले ही पता है कि बेस है। पर ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल जब भी आप आगे क्लास 11 में जाओगे तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पता करने के लिए आप करोगे फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल में। आपको क्या होगा, आपके डेस्क के ऊपर 2 लिटमस पेपर रखे हुए होंगे। आपको पता ही नहीं नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। आपके पास 2 लिटमस दोनों पड़े, रेड भी पड़ा है और ब्लू भी पड़ा है। आपने पहले चेक करने के लिए रेड का यूज कर लिया। जैसे ही रेड को आपने डाला और कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब क्या? रेड ब्लू में चेंज नहीं हुआ, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है ही नहीं, बेस तो है ही नहीं। ध्यान से समझना, मतलब ये कि बेस जो है रेड आपने लिटमस पेपर लिया था, उसको सॉल्यूशन में डाला, चेंज नहीं हुआ, मतलब आप फिक्स हो गया कि ये बेस नहीं है। और आपने क्या मान लिया ये एसिड है, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपने ले लिया, फिर रेड वाला खत्म हो गया, आपने लिया ब्लू, ब्लू को डाला और ब्लू रेड में चेंज हो गया, तो आप कंफर्म हो जाओगे ये एसिड है। लेकिन मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट आया कि आपने दोनों लिटमस पेपर को बारी बारी से यूज किया और दोनों ने कलर चेंज नहीं किया। फिर सुनना ध्यान से, मान लीजिए आपने दोनों लिटमस पेपर को यूज किया, दोनों को डाला, लेकिन दोनों ने कलर चेंज नहीं किया, मतलब ये द गिवन सब्सटेंस इज न्यूट्रल। कैसा है वो? न्यूट्रल। इट इज नॉट एसिडिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो कैसा है नेचर में? न्यूट्रल। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी एसिड बेस की, जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या? कि whenever acid reacts with metal, एसिड की रिएक्शन हम जब भी कराएंगे किसके साथ? मेटल। मेटल के साथ कराई जाए, ध्यान से समझना। Whenever acid reacts with metal, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराने पर क्या होगा? तो ये बनाएगा सॉल्ट। पहली चीज तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। ध्यान से समझे, एसिड प्लस मेटल्स, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाए तो एसिड प्लस मेटल्स फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपकी अगली प्रॉपर्टी। क्या है अगली प्रॉपर्टी?
एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। तो जनरली आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, आप आपकी इच्छा हो वो मेटल लीजिए, आप आपकी मर्जी हो वो एसिड लीजिए, ठीक है। तो एग्जांपल अपन लेते हैं, यहाँ पर हमने एसिड ले लिया है HCl, कौन सा ले लिया है HCl, और मेटल आपने लिया है कॉपर, कौन सा लिया है कॉपर। तो क्या होगा, ध्यान से समझे। अब आपने ले रखा है कॉपर और यहाँ ले रखा है HCl, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हम कैसे पता लगाए, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज आपको सॉल्ट कौन सा बन रहा है ये नहीं पता पड़ रही है, आप टेंशन नहीं मत लीजिए, आपको ये तो पता है ना हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो एक तो फिक्स हो गया, यहाँ क्या बनेगा H2, क्या बनेगा H2। तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो आप, यहाँ H2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2HCl, रिएक्शन बैलेंस। अब जो बचा उससे आपको सोचना है कि क्या बनेगा, यहाँ क्या बचा 2Cl, यहाँ क्या बचा C, यहाँ क्या बचा 2Cl, यहाँ क्या बचा C। आखिर सॉल्ट क्या बनेगा, तो देखिए Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है हमेशा -1, Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है -1, और Cu के ऊपर हमेशा चार्ज होता है +2। ये आपको आगे जाकर पता पड़ेगी, अभी घबराना नहीं है, नहीं पता है तो हालांकि 9th में ये टॉपिक होते हैं, रेडिकल्स पढ़ते हैं अपन, इसको केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये सीखना है हमको यहाँ। तो यहाँ जो चार्ज उसको यहाँ लिख दीजिए नीचे -1, यहाँ जो चार्ज उसको यहाँ लिख दीजिए +2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देना है, क्या करना है ना वैलेंसी को क्रिस क्रॉस। तो ये 1 इधर चला जाएगा तो Cu के साथ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, खाली Cu लिख दिया। ये 2 चला जाएगा Cl के साथ, तो ये बन गया CuCl2, क्या बना CuCl2। तो ये आपका एग्जांपल एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराने पर क्या बना CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने एसिड और मेटल की रिएक्शन कराई, क्या बन गया हाइड्रोजन गैस। अब आपको नहीं पता पड़ी, बात को ध्यान से समझना, आपको ये नहीं पता पड़ रही है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है कि दूसरी कोई गैस है, अब हमको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझें कि आपको ये चेक करने के लिए क्या करना है, आपको ये जो गैस जहां से बाहर आ रही है उसके पास जलती हुई कैंडल या माचिस की तीली ले जानी है, मोमबत्ती ले जाए या माचिस की तीली ले जाए। अगर थोड़ा सा साउंड बन रहा है, कारण कि यहाँ पर 3 गैसेस की आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस बन रही है, अगर आपके पास रिएक्शन के दौरान CO2 गैस बन रही है, अगर आपके पास रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो 3 केस होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प्स इन बर्निंग, तो ये क्या करेगा थोड़ा सा जोर से जलेगा, तो इंक्रीज इन बर्निंग, तो ये थोड़ा सा फास्ट जलेगा, ये और जलने लग जाएगा। अगर आपके पास जो कैंडल है माचिस से वो थोड़ा और ज्यादा जलने लग रहा है, मतलब जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है CO2। आपके पास जो कैंडल है और जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर आप यूज ले रहे हो, अगर वो आग बुझ गई, मतलब आपको क्या करना है, मान लेना है कि वो क्या है CO2 है, क्या है CO2, ध्यान से समझना, 2 चीज होगी। तीसरा H2 हाइड्रोजन, इट बर्न्स विद साउंड, इट्स बर्न्स विथ अ साउंड, ये क्या करता है एक साउंड के साथ जलता है, इट बर्न्स विथ अ साउंड, ये एक साउंड के साथ जलता है। तो ये 3 केस मैंने आपको बताया गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, CO2 फायर एक्सटिंग्विश, H2 बर्न्स विद द साउंड। और आपका आज का टास्क इसी प्रॉपर्टी के आधार पर आपको दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा लेट बताऊंगा आज का टास्क कि आपको क्या करना है, लेकिन इतना बता रहे हैं कि आपका टास्क कुछ इसी से रिलेटेड होगा और उसका वीडियो आपको बनाना है और मुझे भेजना है। तो ये आपका आज का टास्क होगा, मैं बताऊंगा आगे आपको किसमें क्या करना है, लेकिन अभी इतना बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका एक डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो डायग्राम आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ शोइंग रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसे प्रॉपर्टी की ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई बताई जाएगी। तो डायग्राम देखिए, ज्यादा है नहीं ऐसा कुछ डायग्राम में। अब कुछ चीजें और बता रहा हूँ, यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा व्हाई शुड एसिडिक सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन मेटल वेसल्स। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में अचार बनाया जाता है,
ठीक है। तो क्या अचार को आपने देखा किसी मेटल कंटेनर में रखा हो? कभी देखा क्या एल्यूमिनियम के डिब्बे में रखा हो या किसी स्टील के डिब्बे में रखा हो? नेवर। हमारे घरों में बनाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंस कभी भी हम उनको मेटल के विसल्स में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न है रीजनिंग का, सब ध्यान से सुने। आपका प्रश्न आएगा कि व्हाई एसिडिक सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन मेटल विसल्स। एसिडिक सब्सटेंसों को मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। क्यों? बिकॉज एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जो चीज आपने बनाई है वो खराब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए एसिडिक सब्सटेंसों को मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है। दूसरा, ये तो बात होगी एसिड की। अब मैंने हेडिंग डाली है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड तो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेस प्लस मेटल क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यस और नो? ये प्रश्न चिन्ह लगाया मैंने, आपको उसको सही नहीं मानना। यहां मैंने क्या लगा रखा है? प्रश्न चिन्ह। तो आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात बता रखी है कि बेस तो इन्होंने ले रखा है NaOH। बेस कौन सा ले रखा है? NaOH। मेटल ले रखा है Zn। मेटल कौन सा ले रखा है? Zn आपके पास। और यहां पर सॉल्ट बना रखा है Na2ZnO2 प्लस। आपका बेस ले रखा है NaOH, मेटल ले रखा है Zn और सॉल्ट बना रखा है Na2ZnO2 प्लस H2। नाम याद रखना है इसका। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। और ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में पहले आ चुका है। फिर सुनना कान खोल के, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर देगा आपको NaOH प्लस Zn और यहाँ मार दिया क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो याद रहे NaOH प्लस Zn सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये बेस की ऑलमोस्ट एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। आपको याद होना चाहिए कि ये वाली रिएक्शन बेस की सारे मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बेस जो है वो सिर्फ जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेस जो है वो सिर्फ जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेटल्स। ये आपको खास याद रखना है। तो ये थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी एसिड बेस की जो मेटल्स के साथ आपको देखनी थी। थर्ड रिएक्शन मान लीजिए आपको पता होना चाहिए। एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आपके पास दो चीजें। आप अगर मेटल ले रहे हो कोई भी और उसकी रिएक्शन आपने करा दी ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो सीधी सी बात पता होना चाहिए क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। एक मेटल आप ले रहे हो, मान लो कॉपर। क्या ले रहे हो? कॉपर। इसकी रिएक्शन करा दी आपने ऑक्सीजन के साथ। आपने क्या लिया? कॉपर रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ। क्या बन गया यहाँ पर? मेटल ऑक्साइड। क्या बनना चाहिए? मेटल ऑक्साइड। यहां पर भी कुछ चीजें फिक्स मैं बता देता हूं। जब भी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट बनेगा आपका हाइड्राइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्राइड। ठीक है। रिएक्शन विथ O2, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्साइड। और रिएक्शन विथ हैलाइड, X2 का मतलब हैलाइड। और हैलाइड किसको कहते हैं? हैलोजन्स। हैलोजन्स कौन कौन से? 70वां वर्ग FCl, Br और I। केमिस्ट्री का आगे चैप्टर में उसको बताऊंगा कि इनको हम हैलोजन क्यों कहते हैं। तो 70वें ग्रुप को 17th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल HCl, Br, I, इनको हम कहते हैं हैलोजन्स। अगर इनमें से किसी के साथ रिएक्शन कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं हैलाइड्स। तो ये जनरली तीन तो याद रखनी है आपको। अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। और अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कहते हैं हैलाइड। तो ये आपकी तीन रिएक्शंस की मैंने बात कर दी। अब यहाँ पर आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बन जाएगा आपका CuO। क्या बन गया? CuO।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब मान लीजिए मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो बेस के साथ। किसके साथ करा रहे हो? मेटल ऑक्साइड है तो इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप एसिड के साथ। इसके साथ ध्यान से समझना, ये बन गया मेटल ऑक्साइड। मैं क्या कह रहा हूं? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से समझना। यहां मैंने ले लिया है CuO, एसिड में मैंने ले लिया है HCl, एक मैंने ले लिया है CuO, एक मैंने ले लिया है HCl। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड मेरा बन गया CuO। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? सोचे, खुद सोचो। तो मैंने आपको सिखाया था अभी, ये टूटेगा, क्या बनेगा? Cu+2 O-2। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर हमें ये नहीं पता पड़ रही है +2 -2। तो 9th का कुछ एक कंसेप्ट अगर होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, मेरे 9th कभी टच में नहीं थी इसलिए मुझे ध्यान नहीं है ज्यादा, लेकिन ये क्या है? रेडिकल से, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से ही चार्ज फिक्स होता है, तो उस तरीके से ये चार्ज जाता है। और अगर नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा मैं उसमें ये सिखा दूंगा। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि टूटा तो Cu+2 O2-, ये टूटा तो H+Cl-, ये टूटा तो क्या बना? H+Cl-। और मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या याद दिलाया था? याद करिए, मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कहा था कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ऐसे ही कहा था। तो अब आपको Cu+2 और Cl- से फॉर्मूला बनाना है। याद करिए, अभी जस्ट मैंने इसके पहले सिखाया आपको। इसके चार्ज को यहां लिख दो, इसके चार्ज को यहां लिख दो, और वैलेंसी को क्या कर दो? क्रिस क्रॉस। Cu के साथ 1, Cu के साथ 1 लिख देंगे, Cu लिखेंगे खाली, और उसके साथ Cl के साथ 2, तो क्या बन गया? CuCl2। क्या बन गया? CuCl2। अब याद करिए, बैलेंस करना है मुझे, रिएक्शन क्या करनी है? बैलेंस। तो यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl है, बैलेंस करने के लिए मैंने आगे क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिए। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया? H2O। क्या बना? H2O। मतलब क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1 मार्क में ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर ध्यान दें। यहाँ आपने पढ़ रखी है रिएक्शन, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी सबने, जिसमें एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान दें, ये वाली पूरी रिएक्शन एज इट इज है, न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, सॉल्ट एंड वाटर। अगर ये सारी सेम है तो ये नेचर में कैसे होंगे? प्रश्न मेरा ये। अगर ये पूरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है एसिड के साथ। तो प्रश्न मेरा ये है कि एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, कॉमन सेंस का यूज करना है कि एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है? तो बेस। तो यहां से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, क्या? मेटलिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर का इश्यू आया है, यस, तो थोड़ा सा मार्कर का इश्यू आ गया था। देखिए हम अगला पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है हमारे पास, तो वापस बता रहा हूं मैं, एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है? तो सीधी सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करानी होती है। तो ये पॉइंट निकल कर आ रहा है हमारे पास, क्या? मेटलिक ऑक्साइड्स, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टॉप ऑफ द नोटबुक लिखे हमेशा। ये प्रश्न आ रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर में है? बेसिक। और आप चाहे तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया? बेसिक। कैसा हो गया? बेसिक। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं दूसरा, ये समझ में आ गया सबको? उम्मीद करता हूं आ चुका होगा। पॉइंट है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये तो मेटल की बात होगी, और एसिड प्रॉपर्टी की बात होगी, मतलब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराने पर एसिड ऐसे बेस का देखना पड़ेगा। तो बेस के लिए देखो, अब आगे बेस की बात करते हैं।
मैं ये कह रहा हूं, अब मैंने यहां पर ले लिया क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर सुनना, लिया नॉन मेटल, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। और अभी मैंने बताया था जब भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स। क्या बनते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल में ले रहा हूं कार्बन, वी नॉट एट कार्बन इज अ नॉन मेटल। रिएक्शन में करा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। और एक बात और याद रखना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये दो चीजें हो सकती है, या तो आप कहो रिएक्शन विद एयर, तो भी वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, बिकॉज ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नेचर में। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में एटमोस्फियर में है 78%। बट ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। और ऑक्सीजन जो है वो 21%, सेकंड मोस्ट एलिमेंट। इसलिए जब भी आप रिएक्शन विद एयर यूं कहते हो तो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। जब आप कहते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो भी वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी। तो कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है तो सीधा सीधा बन रहा है, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड जलता है तो क्या बनती है, CO2 गैस। क्या बनती है, CO2 गैस। तो ये बन गया आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, एसिड के साथ। अब मैं कह रहा हूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और इनकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं बेस के साथ। इनकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन में करा रहा हूं बेस के साथ। और ये बेस के साथ रिएक्शन कराने पर मेरा प्रोडक्ट बनता है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको बाद में भी बता सकता था जैसे मैंने एसिड में सॉल्व किया था। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाया ऊपर आपका, CO2। बेस में यहां पर ले रहा हूं CaOH होल ट्वाइस। बेस क्या ले रहा हूं, CaOH होल ट्वाइस। बेस क्या लिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, CaOH होल ट्वाइस। फिर सुनिए ध्यान से, ठीक है। एग्जांपल अब यहां पर आपका ये टूटेगा, क्या बनेगा, Ca+2 और 2OH माइनस। एक तो बनेगा Ca+2 और एक बन गया COH माइनस। तो यहाँ पर जो सॉल्ट आपका बनेगा वो बनेगा CaCO3, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर आपका बन गया H2O। क्या बना, H2O। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गए। यहाँ O3 और यहाँ O, ऑक्सीजन 4, कार्बन कितने हो गए, 1, यहाँ कार्बन 1, Ca1 रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये बना आपके पास सॉल्ट। अब ये भी देखो, ये क्या है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब फिर प्रश्न सुनना, मैं बेस के साथ किसकी रिएक्शन कराऊं कि मेरा प्रोडक्ट बने सॉल्ट और वाटर। प्रश्न मेरा ये है कि मैं बेस के साथ किसकी रिएक्शन कराऊं, तो ऑब्वियसली एसिड की। मतलब यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहे हैं, एसिडिक। तो यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, क्या कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अगला पॉइंट आ रहा है मेरा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये कैसे आ रहे हैं नेचर में, एसिडिक। फिर उल्टा नहीं कर दे, मेटेलिक एसिड, नॉन मेटेलिक बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये 2 पॉइंट अगला हमारे सामने निकल कर आए थे। अगला मैं ले रहा हूं इसको, ये सब चल रही है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस। अगला हमारे पास आ रहा है aqueous solutions of acid and base are conductor of electricity. अगला पॉइंट, aqueous solution of acids and bases are conductor of electricity. ये किसी तरह काम करता है, good conductor of electricity. That's why these are used as electrolytes. इसलिए इनका यूज किसकी तरह करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह इनका यूज लिया जाता है। ध्यान से समझो, आपके पास है HCl, अगर इसमें मैंने मिला दिया वाटर, Aq लिख दिया, Aq का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन वाटर में, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, वो भी याद रखना, आपका ये क्वेश्चन भी आएगा, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई,
तो याद करिए किसका कंसेप्ट था, सबसे पहला पढ़ा था हमने, फर्स्ट थ्योरी किसकी पढ़ी थी, आर्हेनियस। किसका पढ़ा था, आर्हेनियस। क्या बताया था आर्हेनियस ने कि जब हम HCl का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो क्या देता है, H+ आयन, एंड द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इंडिकेट्स दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री आयंस अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर तो वो सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, और यहाँ पर H+ आयन फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगला पॉइंट था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, इसलिए इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के अंदर एक और प्रॉपर्टी के नाम से इसको दे रखा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड आपने ले लिया HCl, बेस आपने ले लिया NaOH, सॉल्ट आपका बन गया NaCl, वाटर आपका बन गया H2। तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। और इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, कहते हैं वो भी समझना। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके इसके इफेक्ट को खत्म करता है। मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अपना अपना नेचर खो देते हैं, और ये जो न्यू प्रोडक्ट सॉल्ट बन रहा है वो नेचर में ना तो एसिडिक होगा ना ही नेचर में बेसिक होगा। ये कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था आपका अगला कंटेंट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये कौन सी थी आपकी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम अगला कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूजेज। अगला जो हम ले रहे हैं वो है यूजेज। यूजेज ऑफ एसिड्स, यूजेज ऑफ बेस एंड यूजेज ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहली चीज मैंने जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिस दिन, उस दिन स्टार्ट के 15 मिनट मैंने आपको खाली इसकी भूमिका समझाई थी, और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब ये कि हम एसिड की बात करें, हम बेस की बात करें, या हम सॉल्ट की बात करें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स आर मोस्टली और वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये तीनों के तीन हमारे डेली लाइफ में बहुत 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 ज्यादा यूज किए जाते। ठीक है, अगला हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ एसिड्स। तो हम बात करें यूजेज ऑफ एसिड्स की, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो जनरल तीन एसिड्स जो आप केमिस्ट्री लैब में काम में लेते हो, HCl, H2SO4 and HNO3 are known as mineral acids। ध्यान से समझना, HCl, H2SO4 और HNO3, इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। कोई भी 2 एग्जांपल दीजिए मिनरल एसिड्स के, तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए, सही है आपका। दूसरा, मतलब इसी के अंदर एक बार बात करेंगे, और ये मिनरल एसिड्स क्या काम करते हैं डेली लाइफ में। तो एक तो इनका यूज लिया जाता है मेडिसिन बनाने में, इसमें लिया जाता है मेडिसिन बनाने में। दूसरा, इनका यूज लिया जाता है फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में इनका यूज लिया जाता है, ध्यान से समझना। इनका यूज मेडिसिन बनाने में, फर्टिलाइजर्स में, और एक इनका यूज लिया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। किसमें लिया जाता है, पेपर इंडस्ट्री। और चौथा इनका यूज लिया जाता है क्लीनिंग पर्पस में। किसमें लिया जाता है, क्लीनिंग पर्पस में। आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट क्लीनर मोस्ट ऑफ एसिड्स के बने होते हैं, तो क्लीनिंग पर्पस में इनका यूज लिया जाता है। ठीक है, चौथा HCl, ध्यान से समझना। HCl को अपन कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये आगे फिर डिटेल में समझाऊंगा मैं, सेकंड चैप्टर आपका बायो का है, उसमें भी है ये कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड रिलीज होता है HCl, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये अगला है HCl गैस्ट्रिक जूस, जो किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। किसमें करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो ये सबसे पहली चीज, HCl, H2SO4 and HNO3 are known as mineral acids। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स।
और ये तीनों किस किस में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहली चीज, दीज आर यूज इन मेडिसिन, इनका यूज किस में लिया जाता है? मेडिसिन में। दूसरा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मतलब HNO3, सबसे ज्यादा यूज किसका लिया जाता है? HNO3 का यूज लिया जाता है फर्टिलाइजर्स में। तीसरा इनका यूज लिया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, मतलब ब्लीचिंग वगैरह करने में। तीसरा क्लीनिंग पर्पस, आपको मैं बता चुका एग्जांपल, टॉयलेट क्लीनर के रूप में अक्सर इसका यूज लिया जाता है। डाइजेशन फूड, अगला इसका यूज लिया जाता है डाइजेशन फूड, वो भी किसके रूप में? गैस्ट्रिक जूस में। जब हमें बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं, फूड जब हमारे स्टमक तक पहुंचता है तो वो एक HCl रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो पहला पॉइंट था HCl, H2SO4 and HNO3 आर नोन एज मिनरल्स एसिड्स। अगला एग्जांपल, एसिड्स की बात कर रहे हैं अभी एक बार, फिर हम आगे बेस की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब यहां से प्रश्न आ गया, गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और यहां से सीधा सीधा प्रश्न आता है, नेम द एसिड फाउंड इन, नेम द एसिड फाउंड इन दिस, नेम द एसिड फाउंड इन दिस। कोई भी एक फूड प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा और इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये आपको पूछा जाएगा, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ एक लिस्ट आपको कॉपी करवा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको याद जरूर करना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, पूछेगा किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आप बताइए। सबसे पहला है आपका ऑरेंज, ऑरेंज और लेमन। सबसे पहला है आपका ऑरेंज एंड लेमन। आपको पूछ लिया नेम द एसिड फाउंड इन ऑरेंज एंड लेमन, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। सबसे पहला ऑरेंज एंड लेमन, आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर? सिट्रिक एसिड। दूसरा एग्जांपल, एप्पल। अब थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा सुनकर कि इन सब में एसिड कहां से आ गए, जबकि सर ने तो कहा था जो चीज खट्टी है उसी में एसिड होता है। ऊपर वाली तो खट्टी लेकिन एप्पल खट्टा लगता है क्या कभी? लेकिन इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मैलेइक एसिड। क्या नाम है? मैलेइक एसिड। इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट मैलिक एसिड कर देते हैं, लेकिन याद होना चाहिए इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है मैलेइक एसिड। क्या है? मैलेइक एसिड। तो ये मैलेइक एसिड है आपका जो किसमें प्रेजेंट होता है? एप्पल में। थर्ड आपको याद रखना है टेमेरिन। जानते हो टेमेरिन? ठीक है, जो क्या कहलाता है आपका? इमली। इमली जानते हो, खट्टी आती है इमली सब, उसके अंदर होता है टेमेरिन में टार्टरिक एसिड। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। टेमेरिन में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगला आप ले लीजिए एसिडिक एसिड, सॉरी विनेगर। अगला आप ले लीजिए विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरका। विनेगर का मतलब क्या होता है? सिरका। आप लोगों ने देखा होगा सिरके में प्रेजेंट होता है एसिड, और कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ये जान रहे हैं विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। ठीक, अगला ऑरेंज एंड लेमन हो गया, एप्पल हो गया, टेमेरिन हो गया, विनेगर हो गया। ठीक, अब अगला आप ले लीजिए मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट आगे सारे दूध, दही आदि। तो कौन सा होता है इसके अंदर? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। अगला ले लीजिए आप गैस्ट्रिक जूस। अभी इसकी मैंने बात करी थी, सॉरी। अगला है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रेजेंट है? HCl। ठीक है, तो ऑरेंज एंड लेमन, सिट्रिक एसिड, एप्पल, मैलिक एसिड, टेमेरिन, टार्टरिक एसिड, विनेगर, लैक्टिक एसिड, मिल्क प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, HCl।
अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, आंट ऑफ स्टिंग, स्टिंग ऑफ आंट और बी, आपको कोई चींटी काटती है या कोई मक्खी काटती है तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? ये 2017 के पेपर में वो पूछते हैं, नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ आंट, ठीक है। तो ये, और एक आप लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड, ये आता है सभी सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। तो ये कुछ अपनी लिस्ट है डेली रूटीन की, और अधिकतर इससे बाहर आपका 99% चांस से नहीं पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टैमेरिन में टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में HCl, स्टिंग ऑफ आंट में फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड में सॉरी आपका सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, सिट्रस फ्रूट इधर आएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड इधर आएंगे। तो ये था आपके, ये सब किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड से। ये सब कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड। अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल पूछता है, कोई भी दो उठा के लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जो प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट हो, तो ये सब प्लांट एनिमल्स प्रोडक्ट ही है, तो इनको हम कहेंगे आपका ऑर्गेनिक एसिड। कौन से कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। अब देखते हैं अपन अगला यूज, ठीक है। अगला यूज की बात करेंगे हम। अगला यूज आपका आ रहा है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिड की बात करेंगे। इसका है टू प्रिपेयर एक्वारेजिया सॉल्यूशन। क्या है? टू प्रिपेयर एक्वारेजिया सॉल्यूशन। क्या होता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन? तो एक्वारेजिया सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। दो एसिड आते हैं इसके अंदर, एक तो आता है आपका HNO3 और दूसरा आता है आपका HCl। व्हाट इज एक्वारेजिया सॉल्यूशन? एक्वारेजिया सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स HNO3 एंड HCl। आपका 1 पार्ट आपको लेना है HNO3 और 3 पार्ट आपको लेना है HCl, और इस तरीके से 1:3 में तैयार किया जाता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी एक्वारेजिया सॉल्यूशन की? इट इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 and HCl in 1:3 is called एक्वारेजिया सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया सॉल्यूशन। अब इसका यूज किस में लिया जाता है? तो इसका यूज जो लेते हैं वो लेते हैं ज्वेलर्स। कौन लेते हैं? ज्वेलर्स। तो क्या करते हैं? तो फॉर क्लीनिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी की सफाई करने के लिए एक्वारेजिया सॉल्यूशन ज्वेलर्स जो होते हैं वो काम में लेते हैं। तो याद रखें क्या होता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन? इट इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl इन 1:3, 1:3 में इसका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन। तो ये थे कुछ आपके एसिड के यूजेज ऑफ एसिड्स। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस थे एसिड्स के, उनकी हम बात अच्छे से और डिटेल में कर चुके हैं। अगला आपका है यूजेज ऑफ बेस। अगला हम किसकी बात करेंगे? यूजेज ऑफ बेस। तो सबसे पहली चीज, आपका जो कॉमन बेस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है NaOH। इसका यूज लिया जाता है आपका सोप इंडस्ट्री में। किसमें लिया जाता है? सोप इंडस्ट्री। मैंने पहले ही दिन कहा था सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। तो सोप इंडस्ट्री में NaOH का यूज लिया जाता है। दूसरा कई तरह से बेस जिनका यूज पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो और आप इसके अंदर बेस का एग्जांपल देखना चाहें तो यूज द इन केमिस्ट्री लैब। इसका यूज किसमें लिया जाता है? केमिस्ट्री लैब में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा CaOH गोल्ड पाइस, इसका यूज लिया जाता है मार्बल इंडस्ट्री में। इसमें लिया जाता है मार्बल इंडस्ट्री में। तो CaOH3 इससे बनाया जाता है, अभी अपन ने बनाया था, याद करिए, नॉन मेटल ऑक्साइड वाला। क्या बनाया था इसकी मदद से? CaCO3। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है मार्बल। कॉमन नेम क्या है? मार्बल। तो CaOH होल्ड का इसका यूज लिया जाता है किसमें? तो मार्बल केमिस्ट्री में, और ये इसका पूरा नाम। अगला चौथा आप ले लीजिए, इसके अंदर MgOH होल्ड ट्वाइस। अगला क्या रहा है? MgOH होल्ड ट्वाइस। इसका केमिकल नेम तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका यूज लिया जाता है एज अ एंटासिड। एज अ एंटासिड मतलब ये कि जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वी आर सफर फ्रॉम एसिडिटी। आगे भी इसका यूज आएगा, आगे इस टॉपिक आएगा तो उसमें फिर बात करूंगा मैं। तो जब हमें एसिडिटी की शिकायत आती है तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो नेचर में बेसिक होता है। शरीर में एसिड है, आपने बेस लिया है, एसिड एंड बेस बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। अगर एसिड खत्म हो जाएगा तो आपको राहत मिल जाएगी, तो इसलिए इसका यूज लिया जाता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, मतलब ये क्या करता है? एसिड के विरोध में काम करता है। ये थे कुछ यूजेस किसके? बेस के। किसके? बेस के। अगला आ रहा है आपका यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। अगला क्या आ रहा है? यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। अगला है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के यूजेस आपको देखने। अगला क्या है? यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, तो सबसे पहली चीज सॉल्ट्स में तो कॉमन यूज सॉल्ट का होता है हमारे डेली लाइफ में। बिना नमक के हम स्वाद की बात ही नहीं कर सकते। तो किसमें यूज लिया जाता है? इन द फूड आइटम्स। सॉल्ट का सबसे मेजर यूज किसमें है? फूड आइटम्स में। और दूसरा केमिस्ट्री लैब में बिना सॉल्ट के काम हो ही नहीं सकता, तो फूड आइटम्स, केमिस्ट्री लैब। और तीसरा इसके अंदर एक यूज है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 का यूज लिया जाता है, सॉरी, एक तो लिया जाता है फर्टिलाइजर्स में। किसमें लिया जाता है? फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा। और दूसरा है एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। एक्सप्लोसिव मटेरियल मतलब ये कि अगर आपको AgNO3 मिल जाए तो आप घर बैठे बैठे उससे कुछ एक छोटे मोटे बम बना सकते हैं। मतलब जैसे होली, दिवाली वाले आप पटाखे हैं उस तरीके से आप बना सकते हो। ट्राई नहीं करना है क्योंकि AgNO3 आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। लेकिन ये फर्टिलाइजर्स के रूप में और एज एक्सप्लोसिव मटेरियल इसका यूज लिया जाता है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब आप जानते हैं जिसका नाम है एलम। क्या है? एलम। एलम को हम देसी भाषा में कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं? फिटकरी। ये भी एक सॉल्ट का एग्जांपल है जिसका यूज लिया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज लिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है K2SO4। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये इसका फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये आपके यूजेस का पोर्शन पूरा हुआ जो था यूजेस ऑफ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो ये तीन जगह आपने बात करी थी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो ये टॉपिक आपका यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अब अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीएच स्कैन। अगला टॉपिक है पीएच। सबसे पहले व्हाट इज पीएच स्कैन? सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पीएच स्कैन और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड? और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या जरूरत लगेगी इसकी? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। फर्स्ट थिंग, मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि मैं आपको दो अलग अलग कंटेनर में दो एसिड लाकर दे दूं। एक मैंने आपको दे दिया HCl और एक मैंने आपको दे दिया H2SO4। दोनों क्या है? एसिड है। और मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको ये पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? किसकी स्ट्रेंथ पावरफुल है? इन दोनों में से पावरफुल एसिड कौन सा है? हम तो अटक गए, हमने ये तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। हमने ये सब पढ़ लिया
क्या एसिड है, क्या बेस है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ये भी पता कर लिया। पर स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है? तो बस वही पता करने के लिए पीएच स्केल की जरूरत है। क्या भाई? पीएच स्केल। एग्जांपल के लिए जैसे कि हमें किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है। क्या मेजर करना है? टेम्परेचर। तो हम किसका यूज लेते हैं? थर्मोमीटर स्केल। किसका यूज लेते हैं? थर्मोमीटर। उसी तरीके से इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड ध्यान से सुनना। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पहली चीज क्लियर। और क्या देखना है? दूसरा कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? तो इट measures the concentration of H plus ion। क्या मेजर करता है? तो H plus ion की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion। व्हाट इज कंसंट्रेशन? द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। कितनी मात्रा में सोल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ एज अ सोल्यूट आपको क्या देखना है? H plus ion। कितने H plus ion गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट है वही कहलाएगी इसकी कंसंट्रेशन। और पीएच का पूरा नाम है, पीएच इज स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर एग्जैक्टली पी का मतलब तो होता है पोटेंस, जो एक लैटिन वर्ड है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर, इसलिए मैंने यहां पर सीधा लिख दिया पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए। अब ये तो पीएच क्या है वो बात होगी। पीएच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। इट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions। pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पीएच स्केल के कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनकी बात करें। अब अगर आपको पीएच मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? pH is equal to minus log of base 10 H plus is। यहाँ पर आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions, या यूं नहीं लिखना हो तो आप सीधा लिख दीजिए H plus ion। ये इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस की pH निकाल सकते हैं। हालांकि आरबीएससी में ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाए। नो चांस, कोई चांस नहीं है यहाँ पर यहाँ से न्यूमेरिकल पूछने का। फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में है वो आपको करवा देता हूँ। कैसे होगा तो आप देख लीजिए। इस तरीके से ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो पीएच। और पीएच आपको पता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहीं पर बेस की बात हो तो बेस को बोलेंगे हम पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, POH बोलेंगे। बेस के लिए क्या बोलेंगे? POH। याद रखना, बेस के लिए क्या बोलेंगे? POH। तो उसमें भी आपको पहले हाइड्रोजन pH निकालना है और pH को 14 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा POH। क्या आ जाएगा? तो ये 14 तक वैल्यू, 0 से 14 pH स्केल की वैल्यू है, वो आगे हम बात करेंगे। तो इसके पहले pH कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आपके पास एक न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक का है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेट द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर विथ द concentration of H plus and OH minus ions for neutral water is 1 into 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। ये 1 into 10 की पावर -7 ये दे रखा है आपको H plus ion की कंसंट्रेशन। pH निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ, pH is equal to minus log of base 10 H plus। ये 10 कोई वैल्यू नहीं है। log के दो बेस होते हैं, जो नेचुरल लॉग होता है वो बेस होता है E
इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही बेस 10 बन जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही आपको बेस 10 दे रखा है, इसलिए कन्वर्जन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, जनरली जो हम पढ़ते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके मैथ्स में जो लोग वो बेस 10 की पढ़ोगे, इसके पढ़ोगे बेस 10 की। ये ई का 10 में कन्वर्जन केमिस्ट्री में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। pH इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। हमेशा याद रखना, जब भी बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी होती है केमिस्ट्री के अंदर, तो बड़े ब्रैकेट हमको ये बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बात है तो क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज इंडिकेट्स दैट वी आर डील्स विद द कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है मतलब वो कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है केमिस्ट्री में। तो pH निकालनी है माइनस log ऑफ बेस 10 कितना है H प्लस 1 into 10 की पावर माइनस 7। अब सीधी सी बात है 1 into 10 की पावर माइनस 7 क्या होता है 10 की पावर माइनस 7। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस log ऑफ 10 की पावर माइनस 7। और यहाँ पर नेक्स्ट का फॉर्मूला आएगा आपका log का, log m की पावर n, ये उसी फॉर्मेट में ना, log m की पावर n, इसको हम लिखते हैं n log m। क्या लिखते हैं, जो पावर है वो कहाँ चला जाएगा आगे, आगे माइनस पहले से ही है, माइनस 7 आगे आ गया, log बेस 10 अगर log 10 और 10 हो, बेस सेम हो, तो आपका आ जाएगा वैल्यू 1। क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू आ गया 1, ये माइनस प्लस का 7, तो प्लस 7 इंटू 1, आंसर आ गया 7। मतलब ये कि न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी आएगी हमारे पास 7। कितनी आएगी 7। तो ये आपके पास एक तरीका है कैसे आप सॉल्व करोगे। दो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, जो पावर होगी वो चली जाएगी आगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा log 10 की वैल्यू मैंने रख दी, log 10 इज इक्वल टू 1 वैल्यू रख के मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये मैंने आपको न्यूट्रल वाटर की पीएच निकाल कर यहाँ पर बताई है कि न्यूट्रल वाटर की पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था आप ऐसे मत देखिए वीडियो को, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो साथ साथ में आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे न्यूमेरिकल की पीएच कैसे निकालना है। अब मैं पीएच की बात करता हूँ। इस तरीके से आप सारे सब्सटेंस की पीएच निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक सब्सटेंस की पीएच आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीएच स्केल से कुछ खास बात है, द रेंज ऑफ पीएच स्केल। सबसे पहली चीज रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज होती है 0 to 14। क्या होती है 0 to 14, ये पीएच स्केल की रेंज है। ठीक है, मतलब मिनिमम 0, हायर 14। अब रिलेशन देखना, हमारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या था, माइनस log ऑफ बेस 10 H प्लस 10, ये फॉर्मूला था। अब मैं ये कहूं कि कौन सा सब्सटेंस कंसंट्रेशन H प्लस की ज्यादा होगी, हायर विद वैल्यू ऑफ पीएच। ये रिलेशन क्या है, दोनों में इनवर्सली रिलेशन है ड्यू टू माइनस साइन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन और पीएच के बीच में रिलेशन क्या है, ड्यू टू माइनस साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि ग्रेटर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि रिलेशन देखो माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा इनवर्सली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनवर्सली। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, lower will be the value of pH, lower will be the value of pH। और ध्यान से देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कौन ज्यादा देता है, क्या कोई भी बेस आपको ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन देगा क्या, कोई भी बेस कह रहा हूं मैं। आर्हेनियस इक्वेशन याद करिए, क्या बताया था उसने, OH माइनस आयन देता है बेस, बेस क्या देता है OH माइनस, मतलब H प्लस तो कौन देगा एसिड। और अगर ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है और अगर pH की वैल्यू कम आ रही है, मतलब सब्सटेंस विल बी एसिडिक इन नेचर। सब्सटेंस कैसा होगा एसिडिक, मतलब जितनी pH की वैल्यू ज्यादा कम होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। फिर समझना रिलेशन, बहुत ही इजी रिलेशन है। pH की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब pH की वैल्यू जितनी कम, कंसंट्रेशन H प्लस की उतनी ज्यादा, कंसंट्रेशन H प्लस की जितनी ज्यादा,
सब्सटेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगली चीज देखिए, क्या कह रहा हूं मैं? लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ pH की वैल्यू ज्यादा, और pH की वैल्यू ज्यादा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, मतलब सब्सटेंस कैसा है? नेचर में बेसिक। सब्सटेंस कैसा है? नेचर में बेसिक। मतलब जितनी ज्यादा pH की वैल्यू आएगी और जितने कम होगी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम, pH की वैल्यू उतनी ही ज्यादा, और pH की वैल्यू जितनी ज्यादा, सब्सटेंस का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो बात होगी किसकी? pH स्केल से हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम आगे बढ़े, वापस आते हैं। pH की रेंज कितनी हो गई? 0 to 14, और उसमें से अगर आपको 0 to 7 के बीच में pH मिलता है, तो मतलब आप क्या बताओगे? रेंज और नेचर। अगर आपकी रेंज है 0 से लेकर 7, याद करिए अभी मैंने बताया था लोअर द वैल्यू ऑफ pH, क्या बोला था? अगर pH की वैल्यू कम है तो सब्सटेंस कैसा होगा? नेचर होगा एसिडिक। अगर रेंज है 0 से 7 के बीच में, तो नेचर हो जाएगा एसिडिक। इफ द रेंज ऑफ एसिड इज बिटवीन 0 to 7, अगर एसिड की रेंज 0 से 7 के बीच में है, तो सब्सटेंस हो जाएगा एसिडिक। ठीक है। दूसरा, अगर रेंज है 7 to 14, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 है अगर, तो आ जाएगा बेसिक। 7 to 14 क्या आ जाएगा? बेसिक। फिर सुनना, 0 to 7 रेंज एसिडिक, 7 to 14 रेंज बेसिक। लेकिन मैं अगर कहूं एग्जैक्ट 7 है या 7 के आसपास ही रेंज है, फिर सुनना, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक, 7 या अप्रोक्स 7 के आसपास की अगर कोई रेंज है, तो वो मेरा कहलाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब pH ने हेल्प किया कि नहीं किया आपको सॉल्यूशन की नेचर चेक करने के लिए? आप pH चेक कर लो, pH चेक करके आप स्ट्रेंथ बता सकते हो। अगर pH 0 से 7 आ रहा है तो नेचर एसिडिक होगा, 7 to 14 आ रहा है तो नेचर बेसिक होगा, एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो नेचर न्यूट्रल होगा। इस तरीके से आप pH का यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात आ गई रेंज ऑफ pH। अब हमने रेंज भी पढ़ ली, pH निकालना भी सीख लिया। इस तरीके से हमने कुछ सब्सटेंस की pH निकालनी है, और निकालने के साथ साथ कुछ सब्सटेंस की pH आपको याद भी रखनी है। कुछ सब्सटेंस की pH आपको याद रखना है, और वो pH स्केल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। कहाँ पूछा जाएगा? एग्जाम में। इसलिए मैं कुछ एक pH की लिस्ट भी यहाँ पर आपको कॉपी करवा रहा हूँ, तो वो pH की लिस्ट आपको याद रखनी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यस, नेक्स्ट, रेंज ऑफ pH स्केल। जो pH हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सबसे पहली चीज तो आपको नोट करना है HCl। इसकी pH होती है 0। सबसे पहला क्या? HCl की pH होती है 0। अगला आप ले सकते हैं चाय, थोड़ा सा एसिडिक होती है चाय, 5.5, और यही कारण है, ध्यान से सुनना, चाय की कितनी होती है? 5.5, और यही कारण है कि अगर आपने दिन में जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन कर लिया है, आप भूखे हैं और खाली पेट आपने जरूरत से ज्यादा चाय पी ली है, देन यू विल 100% सफर फ्रॉम एसिडिटी। आप किससे सफर करोगे? क्योंकि टी की pH है 5.5, मतलब ये हल्का सा नेचर में कैसा है? बेसिक है। कैसा है? बेसिक, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, एंड इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन आवर स्टमक इज नोन एज एसिडिटी। हमको क्या होगी? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला है कॉफी। अगला क्या है? कॉफी। कॉफी की वैल्यू होती है यहाँ पर 5। ये भी कैसा होता है नेचर में? एसिड। ठीक है, नोट करते जाएं। अगला है रेन वाटर। रेन वाटर की pH है आपका तो 5.6, कितनी होती है? 5.6। अगला ह्यूमन यूरिन। यूरिन का pH होता है 6। ठीक है। वाटर, प्योर वाटर का pH होता है 7, जो नेचर में होता है न्यूट्रल। अगला है अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन, इसका pH है 10.5। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH सॉल्ट वाइज, जो यूज किया जाता है एज एंटासिड, उसका pH है 10। अगला है आपके पास ब्लड। ब्लड का pH है 7.4।
अगला है आपके पास NaOH जिसका pH है 14, जिसका pH है 14। तो ड्यू टू HCl की pH सबसे कम है, इसलिए आपको पूछा गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया 0 pH HCl और स्ट्रॉन्ग बेस 14 NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है जिसकी pH सबसे ज्यादा है 14, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कुछ लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है, आपके डेली रूटीन की कुछ चीजें है, थिंग्स है, उन थिंग्स की pH आपको पता होनी चाहिए। और वो pH आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, व्हाट इज द pH स्केल ऑफ HCl, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ कॉफी, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर। और उसमें से मैं कुछ फिक्स बता देता हूँ आपको। एक तो ब्लड की आपको याद होनी चाहिए, प्योर वाटर की आपको याद होनी चाहिए, और HCl और NaOH, ये चार चीजें आपको याद। बाकी तो चलो ठीक है मैंने ऐसे लिखा दिया है, पर 1 2 3 जिन पर मैंने स्टार लगा रखा है, HCl, वाटर, ब्लड और NaOH, इन चार की pH वैल्यू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इसका काम नहीं कर पाएंगे। इनकी pH वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका अगला टॉपिक रिगार्डिंग pH स्केल, कि आप pH स्केल से कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अगला टॉपिक पूरा हुआ pH स्केल का। यस, तो हमारा आज का जो लेक्चर था वो पूरा हुआ। आज हमने pH स्केल की बात करी, उससे पहले हमने यूजेज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करी, उससे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस की बात की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है हमारे आज के टास्क की, जो हमने आज पढ़ा। मैंने बताया था आपको O2, CO2 और H2 उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपको वीडियो बनाना है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 आप लेक्चर देखने के बाद दिए हुए टास्क का वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद हमें जरूर भेजें। आप इस लेक्चर के बदले या हमारी इस मेहनत के बदले हम आपसे कुछ भी दूसरी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी उम्मीद ये करते हैं कि हमारे दिए हुए टास्क को आप पूरा करें और उस वीडियो को हम तक पहुंचाएं। तो आज का टास्क है आपका कि आपको बनाना है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बनाना है आपको? फायर एक्सटिंग्विशर। टुडेज टास्क मोस्ट इंटरेस्टिंग, आपको बनाना है फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें आपको अपने घर में मिल जाएंगी। फिर बोल रहा हूं, सारी चीजें आपको अपने घर में मिल जाएंगी, उसी का यूज करना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए आपको जितनी छोटी से छोटी बोतल आप ले सकते हैं, जितनी छोटी बोतल आप ले सकते हैं, उतनी छोटी साइज की आप बोतल लें। इस तरीके से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी छोटी से छोटी आप बोतल ले सकते हैं, उतनी छोटी से छोटी, और कोशिश करें कि ऊपर का मुंह भी बहुत छोटा से छोटा हो। या आप और कर सकते हो तो क्या करें, बोतल की कैप जो आती है, बोतल की कैप, और आपके पास पेन होता है, पेन, ठीक है, ये पेन है, तो पेन का जो रिफिल वाला साइड है वो तो ये रहा, और पीछे कैप आती है ब्लू कलर की पेन में, सुनना ध्यान से। तो इस पेन को यहाँ से कट कर दे, इतना आगे वाला रिफिल वाला भाग वो अलग हो जाए, जो कवर होता है ना पेन का कवर, उसको इतना, और इस कवर को यहाँ से ये भाग हट गया, इस कवर को बोतल के ऊपर थोड़ा सा छेद करके यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये मुंह और पतला हो जाएगा। जितना मुंह पतला होगा उतने ज्यादा आपकी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ लगा दें। अब ये बोतल की कैप के ऊपर आपने लगा दिया है, तो आपको क्या करना है, बोतल की कैप को खोले। बोतल की कैप को खोलने के बाद इसमें डालना है बेकिंग सोडा। क्या डालना है? बेकिंग सोडा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बेकिंग सोडा कितना डालना है, तो आपको 4 चम्मच डालना है बेकिंग सोडा। कितना डालोगे आप? 4 स्पून, 4 चम्मच आपको डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं समझना है तो घर में हमारे पापड़ बनाने के लिए जो सोडा हम काम में लेते हैं वही बेकिंग सोडा है। 4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको क्या करना है, प्लास्टिक बोतल लेना काम में। प्लास्टिक बोतल लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपके घर में कहीं पड़ी हुई है पुरानी सिरिंज, इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कैप को खोल दें, बेकिंग सोडा डाल दें। बेकिंग सोडा डालने के बाद चाय पीने का जो एक ग्लास होता है, चाय पीने का कप होता है ना हमारे घर में, चाय का टी कप, उस टी कप को भर के लेना है विनेगर। क्या लो गया? विनेगर। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के घर में विनेगर होगा, बहुत सारे बच्चों के घर में विनेगर नहीं होगा, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में विनेगर है ये बहुत अच्छी बात है।
अगर जिनके घर में विनेगर नहीं है उनके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूं। विनेगर मिल जाता है तो फर्स्ट यू शुड ट्राई विनेगर, विनेगर ही उपयोग में ले अगर विनेगर मिल जाता है। इनके जिन स्टूडेंट्स के घर में विनेगर नहीं है वो एज ए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर भी कौन सा, हैरपिक वगैरह नहीं, हाँ, वरना आप हैरपिक लेकर करेंगे और सर हुआ ही नहीं, तो टॉयलेट क्लीनर में आप हैरपिक का यूज नहीं करेंगे। टॉयलेट क्लीनर कौन से, जो नमक का तेजाब घर में होता है हमारे, और प्लीज बी केयरफुल, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी स्किन के ऊपर गिर गया तो आपको नुकसान कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से करें। अगर आप टॉयलेट क्लीनर ले रहे हैं, नो डाउट अगर आप विनेगर ले रहे हैं आपको कोई इशू नहीं, हाथ में गिर गया तो क्योंकि वो खाने में काम आता है विनेगर। टॉयलेट क्लीनर है तो आप बड़ी सावधानी से ग्लव्स का यूज करें, अगर ग्लव्स है तो आप टी कप भरें और उसको भरने के बाद सावधानी पूर्वक, या तो आप कीप ले लें, कीप बैटरी वाटर भरने के लिए जो कीप लेते हैं ना, वो कीप रखें, कीप की मदद से डालें और थोड़ी सी स्पीड रखें। आप विनेगर ले रहे तो भी, टॉयलेट क्लीनर ले रहे तो भी, जैसे ही इसके साथ होगा फटाफट कैप बंद करें और इसको अच्छे से हिला दें। ध्यान रहे कहीं से भी गैस को बाहर आने का मौका नहीं मिलना चाहिए, अच्छे से हिलाएं। क्या होता है, जब भी विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है, या ये टॉयलेट क्लीनर में भी एसिड होता है, जब भी एसिड इस बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के दौरान CO2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, CO2। याद करिए मैंने प्रॉपर्टी अभी बताई आपको। और CO2 क्या हेल्प करता है, एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने में। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको हिला दे बढ़िया व्यवस्थित, और आपको लग रहा है कि हाँ अब इसके अंदर गैस बन चुकी है या गैस बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, ये खुलेगा ऊपर पैन का जो ढक्कन है उसको आप खोलें, खोलने के बाद उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाए। क्या ले जाए, जलती हुई कैंडल ले जाए, मोमबत्ती ले जाए या माचिस की तीली ले जाए। तो क्या होगा, जिसके अंदर जो CO2 गैस है वो तुरंत बाहर आने की कोशिश करेगी जगह मिलते ही, और वो CO2 की वजह से जो आपकी कैंडल या माचिस जल रही है वो बुझ जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जैसे ही गैस बाहर आएगी जलती हुई कैंडल ले जाए और वो गैस जो है वो कैंडल को बुझा देगी। तो ये आपके आज का टास्क है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टास्क आपका ये है, टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं तो बहुत ध्यान रखें, और अगर टॉयलेट क्लीनर या विनेगर दोनों नहीं है और आपके घर में अगर लेमन पर्याप्त मात्रा में है, क्या लेमन, तो प्योर लेमन जूस आप यूज लें, मतलब 4-5 नींबू लें और उससे इतना ग्लास भर के अगर बन जाता है लेमन जूस, तो इससे आप ट्राई करें। ये 3 ऑप्शन है, विनेगर, टॉयलेट क्लीनर या लेमन जूस। तो इनसे आप ये आज का टास्क करके मुझे वीडियो जरूर भेजें। प्लीज 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 आज का ये टास्क आप पूरा करें। अगर आपके पिछले टास्क के वीडियो आपने नहीं भेजे हैं तो भी आप अपने पिछले टास्क के वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान करें कि आपके आज का टास्क आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद आपको वीडियो भेजें। वीडियो भेजकर आप में से जिसका सबसे पहले वीडियो आएगा, फिर सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, इसने वीडियो अच्छा बनाया है। सबसे पहला वीडियो जिसका आएगा उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप में जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पहले के वीडियो भेजे हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, एडिटिंग चल रही है, वो बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा। जिसने सबसे पहले वीडियो भेजा है उसका वीडियो अपलोड होगा। और दूसरा, ऐसा नहीं सोचे कि पहले वीडियो आगे हम क्यों भेजें, अपलोड होने के बाद वीडियो के अंदर उन सब स्टूडेंट्स का नाम भी लिया जाएगा जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो भेजे हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा है, वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा है, उन सबके नाम जरूर लिए जाएंगे। इसलिए आप अपना टास्क जरूर पूरा करें, हमें वीडियो भेजें। और फिर एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जो 10th इंग्लिश मीडियम से बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको लॉकडाउन की स्थिति में वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वीडियो की जरूरत होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हमें एक इंडिकेशन जरूर दें, यस सर वी वॉच वीडियो या आई वॉच वीडियो, या सर वी हमको समझ में आ चुका है, इट्स फाइन, जो आपके मन में है, बट कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।